फर्स्ट चैप्टर आपके पास है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमें ये पता ही है कि जो हमारी इकोनॉमी थी, इकोनॉमी की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी तो थी नहीं, क्योंकि इकोनॉमी हमारे पास ब्रिटिश रूल के अंडर थी। ब्रिटिश लोग हमारे ऊपर राज कर रहे थे 200 सालों से। तो उनकी वजह से वो जो भी प्रोडक्शन करते थे या कुछ भी करते थे, तो उसके अंदर उनका सिर्फ मोटिव होता था कि उनका खुद का बेनिफिट हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए काम करते थे। इंडियन एग्रीकल्चरल या इंडियन इकोनॉमी के बेनिफिट के लिए उन लोगों ने कोई भी काम नहीं किया। ठीक है, तो उस वजह से हमारी जो पॉवर्टी थी इंडिया की इकोनॉमी के अंदर वो बहुत ज़्यादा थी। उसके कुछ रीजंस हमारे पास थे। रीजंस हमारे पास क्या क्या थे? सबसे पहला तो हमारे पास रीजन था कि कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल, कि हमारा जो इकोनॉमी था उसको एक्सप्लोइट किया गया ब्रिटिश रूल के थ्रू। सबसे पहला जो सेक्टर आया जिसको ब्रिटिश ने एक्सप्लोइट किया वो हमारे पास था एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉइट करने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया कि उनको एग्रीकल्चर से कोई मतलब नहीं था कि एग्रीकल्चर कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा, उनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब था। तो उन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर जो था टैक्स लगाया हुआ था कि आपका जो भी प्रोडक्शन होता है उस चीज़ के प्रोडक्शन के बेस के ऊपर आपको लगान देना है। और वो लगान फिक्स था, आपकी प्रोडक्शन होती है या नहीं होती है दैट डजेंट मैटर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के ऊपर जो उनको लगान वसूल करना था, जो टैक्स उनको वसूल करना था, उस चीज़ के लिए उन्होंने एक सिस्टम चालू किया जिसको लैंड रेवेन्यू सिस्टम उन्होंने बोला, जिसको वो टैक्स के रूप में कलेक्ट करते थे। उस सिस्टम को इन्होंने नाम दिया जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम के अंडर उन्होंने टैक्स कलेक्ट करने के लिए कुछ पर्सन्स थे, जिन पर्सन्स को अथॉरिटी दे दी कि आप लोग को का काम जो है वो सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना है। टैक्स कलेक्ट किससे करोगे? आप जो भी उस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर खेती करेंगे उनसे आपको टैक्स कलेक्ट करना है, उससे आपको रिवेन्यू लेना है। आपको रिवेन्यू लेना ही लेना है, फसल होती है तो भी लेना है, नहीं होती है तो भी लेना है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हुआ क्या कि इस चीज़ को अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जमींदार जमींदार हमारे पास वो लोग होते थे जो ओनर बना दिए गए थे उस जमीन के, उस पर्टिकुलर सॉइल के ओनर्स बना दिए गए थे जमींदार को। अब उन ओनर्स को करना क्या होता था? उनको एक फिक्स अमाउंट जो था वो गवर्नमेंट को पे करना होता था एज ए लैंड रिवेन्यू। तो जब उनको फिक्स अमाउंट पे करना ही करना है तो उनका चाहे एक्सट्रैक्शन फसल कितनी भी हो, उनको उस चीज़ से मतलब नहीं था। उनको सिर्फ ये देखना होता था कि उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट तो निकालना ही निकालना है उस ज़मीन से। तो उसके लिए वो क्या करते थे, ज़मीन को जो अपनी लैंड होती थी उस लैंड को आगे जो थे रेंट के ऊपर दे देते थे टीलर्स को, जो एक्चुअल में बुआई करते थे, जो एक्चुअल में खेती करते थे उस लैंड के ऊपर, उनको बोला जाता था टीलर्स। तो टीलर्स हमारे पास वो पर्सन थे जो एक्चुअल कल्टीवेटर्स थे। उनको मिनिमम बेयर जो वेजेस होती थी वो वेजेस मिलती थी उसके ऊपर कल्टीवेशन करने के लिए। उनके पास किसी भी तरह की कोई सरप्लस इन्वेस्टमेंट नहीं बचती थी कि वो अपने एग्रीकल्चर को किसी तरीके से बढ़ा सके। ठीक है, तो उनको एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए किसी तरह का कोई आगे इन्वेस्टमेंट नहीं बचता था। तो इस वजह से हुआ क्या आपके पास कि डे बाय डे आप लोग खेती करते जा रहे हो। तो जब एक खेती लगातार आपके पास एक ज़मीन के ऊपर रहती है तो उसकी जो उपजाऊ क्षमता होती है तो वो ख़त्म होती जाती है धीरे धीरे। तो जैसे ही वो धीरे धीरे ख़त्म होती है तो उनका जो प्रोडक्शन होता था वो प्रोडक्शन भी आपके पास कम होता जाता था। तो अब हो क्या रहा था कि जमींदार जो लोग थे वो जमींदार लोग तो अमीर होते जा रहे थे, और जो एक्चुअल डीलर्स थे वो एक्चुअल डीलर्स आपके गरीब होते जा रहे थे, क्योंकि उनके पास किसी तरह का कोई रिवेन्यू बचता नहीं था, सोर्स ऑफ इनकम बचता नहीं था, एक्सेप्ट कि वो खेती कर पाए। तो जितनी वो खेती करके कमाते थे वो सिर्फ उनके सर्वाइवल के लिए ही जो था रह पाता था, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं रह पाता था। तो आपके पास जमींदार जो थे वो एक मिडलमैन हो गए थे, टीलर जो थे वो एक्चुअल पर्सन थे जो कल्टीवेशन करते थे, और जो ब्रिटिशर थे वो उसके ऊपर लैंड रेवेन्यू जो थे वो कलेक्ट करते रहते थे। सेकंड एक्सप्लोइटेशन आपके पास क्या आ गया? इंडस्ट्रियल सेक्टर था। पहला सेक्टर था आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर आ गया, सेकंड सेक्टर आपके पास आया इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर को किस तरीके से एक्सप्लोइट किया गया? देखिए, इंडिया के अंदर जो काम होता था सारा का सारा हैंडी क्राफ्ट वर्क होता था। जितनी भी चीज़ें बनाई जाती थी सारे की सारी हैंडमेड चीज़ें होती थी।
और इंडिया का हैंडमेड इतना फाइन क्वालिटी का वर्क होता था उसके ऊपर, और उसकी डिमांड जो थी पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड जो थी वो इंडियन हैंडीक्राफ्ट की थी। पर अब जब ब्रिटिश लोग आए इंडिया के अंदर, उन्होंने देखा कि इंडिया का हैंडीक्राफ्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिक रहा है, और इंडिया का हैंडीक्राफ्ट बिकने की वजह से जो प्रोडक्शन मशीन मेड वो कर रहे हैं उसकी सेल कहीं पर नहीं हो पा रही है। तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने फॉरेन एक्सपोर्ट जो था उस एक्सपोर्ट को उन्होंने ख़त्म किया, फॉरेन जो डिमांड थी उस डिमांड को ख़त्म किया। कैसे ख़त्म किया, उन लोगों ने एक्सपोर्ट्स के ऊपर हैवी ड्यूटीज़ लगाने स्टार्ट कर दी, टैक्सेस उन्होंने लगाने स्टार्ट कर दिए कि आप यहाँ से जो भी चीज़ एक्सपोर्ट करोगे उस एक्सपोर्ट को आप जो टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स दोगे तो आपका गुड ऑटोमेटिकली से महंगा हो जाएगा। सेकेंड थिंग उन्होंने क्या किया, जितना भी इम्पोर्ट था, जो भी गुड्स बाहर से ब्रिटेन से आपके इंपोर्ट होकर के आते थे वो सारा का सारा उन्होंने कर दिया टैक्स फ्री। तो जब जो गुड्स बाहर से आ रहे हैं उसके ऊपर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लग रहा, और जो गुड्स बाहर जा रहे हैं उनके ऊपर टैक्स लग रहा है, तो आउट गोइंग तो आपके पास महंगी हो गई और जो इनकमिंग गुड्स थे वो आपके पास सस्ते हो गए। तो जो गुड्स ब्रिटेन से आते थे अब वो सस्ते मिल रहे हैं, प्लस क्वालिटी भी उनकी ठीक ठाक होती थी, तो उन लोगों ने अपना सारा का सारा मार्केट धीरे धीरे करके कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। और जो इंडियन एक्सपोर्ट था, इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर था, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स था किसी भी तरह का था, तो उस सारा का सारा उन्होंने ख़त्म कर दिया। तीसरा उन्होंने क्या किया कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हमने जो बात की कि हैंडीक्राफ्ट इंडिया का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था, उस एक्सपोर्ट को उन्होंने ख़त्म कर दिया बाय इम्पोजिंग द टैक्स ऑन एक्सपोर्ट्स। तो उन्होंने जो चीज़ें की, उन्होंने क्या किया कि यदि आप इंडिया से ब्रिटेन के अंदर रॉ मटेरियल भेज रहे हो तो रॉ मटेरियल आपका टैक्स फ्री आता है, पर यदि आप कोई फिनिश्ड गुड भेज रहे हो तो फिनिश्ड गुड के ऊपर आपका टैक्स लग के जाएगा। सेकंड थिंग कि जो इंपोर्ट होगा ब्रिटेन से वो गुड्स आपके पास टैक्स फ्री आएंगे। तो आपका रॉ मटेरियल जो था, जो सस्ता मटेरियल था, वो बहुत सस्ते में ब्रिटेन पहुंच जाता था और वहाँ से मटेरियल बन करके इंडिया आ जाता था। तो उस वजह से हुआ क्या कि आपके जो ब्रिटेन के फिनिश्ड गुड्स थे वो फिनिश्ड गुड्स बहुत ज़्यादा सस्ते पड़ने लगे इंडिया के अंदर, और इंडिया के लोगों ने उन ब्रिटेन गुड्स को ही यूज़ करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो उनको बहुत चीप रेट्स के ऊपर मिल रहा था। ठीक है। सेकंड थिंग, जो भी फिनिश्ड गुड्स थे इंडिया के, वो सारे के सारे फिनिश्ड गुड्स की जो मार्केट थी वो ख़त्म कर दी गई, क्योंकि आपके हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिए गए उन गुड्स के ऊपर, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया के गुड्स महंगे पड़ने स्टार्ट हुए, महंगे हुए तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट बंद हो गया धीरे धीरे करके। तो ये पॉलिसी अपनाई गई ब्रिटेन के थ्रू टू एक्सप्लॉइट द इंडियन इकोनॉमी। अब धीरे धीरे करके हुआ क्या कि जैसे इंडिया का एक्सपोर्ट ख़त्म हो गया, इंपोर्ट आना स्टार्ट हो गया, तो इंडिया की जितनी भी करेंसी थी वो सारी की सारी करेंसी धीरे धीरे करके ब्रिटेन के अंदर पहुंच गई, क्योंकि सारा का सारा जो भी एक्सपोर्ट था, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट हो रहा था, फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्ट हो रहा था। तो जितना महंगा माल वो यहाँ पर बेच रहे थे और सस्ता माल यहाँ से लेकर के जा रहे थे, तो धीरे धीरे करके इंडिया का जितना भी पैसा था वो सारा का सारा पहुँच गया ब्रिटेन के अंदर। अब हमारे पास फीचर्स आते हैं कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी की क्या फीचर्स थी, क्या उसकी हालत थी। सबसे पहले स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि जब इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ तो उस टाइम पे किसी तरह का कोई ग्रोथ रेट इंडिया के अंदर नहीं था, जीडीपी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि आप लोगों का किसी तरह का कोई ग्रोथ हो रहा है। हर साल बाय साल आपके पास किसी तरह की कोई ग्रोथ नहीं थी, सिर्फ 0.1% पर एनम का जीडीपी आपके पास निकल करके आ रहा था, जो कुछ भी नहीं होता। ठीक है। तो इंडिया स्टैग्नेशन की वजह से जब किसी तरह की कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, तो इंडियन पॉपुलेशन जो थी वो दिन बाय दिन गरीब होती गई, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था वो मिजरेबली लो हो गया, और ऊपर से आपके पास जिस तरह की एपिडेमिक्स आती थी या फेमाइंस आते थे उसकी वजह से सूखा पड़ गया, कहीं अकाल पड़ रहा है, तो उस वजह से पूरी इंडियन जो इकोनॉमी थी ख़त्म हो गई थी इन टाइम पीरियड के अंदर। सेकंड हमारे पास आता है बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी भी आपके पास स्टैग्नेंट इकोनॉमी का ही एक पार्ट हो जाता है कि जो पर कैपिटल इनकम थी इंडिया के अंदर, वो पर कैपिटल इनकम आपके पास सिर्फ 230 रुपीज़ पर एनम थी, कि एक साल के अंदर एक पर्सन सिर्फ 230 रुपये ही कमा पाता था। तो इस वजह से क्या था कि आपके पास बल्क ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा पुअर थी, और उनके पास सफिशिएंट फूड भी नहीं था, फूड क्लॉथ और शेल्टर जो तीन चीज़ें हमारे पास होती हैं ज़रूरी,
वो तीनों तीनों चीज़ें ही हमारे पास नहीं थी। थर्ड हमारे पास था एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास जो 72% ऑफ पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर के अंदर एंगेज थी। 50% जो कंट्रीब्यूशन था वो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट कर रहा था जीडीपी के अंदर। पर जो प्रोडक्टिविटी होती थी एग्रीकल्चर से, वो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो होती थी। 1 हेक्टेयर के अंदर सिर्फ 660 किलोग्राम ऑफ वीट जो था वो प्रोडक्शन हो रहा था, और 665 किलोग्राम का राइस का प्रोडक्शन होता था। तो ये पर हेक्टेयर के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम था। जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हमारे पास होता था 1947-48 के टाइम पे, उससे हम अपने आप को सिर्फ सब्सिस्टेंस कर पा रहे थे। उस चीज़ को सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी आप बोल सकते हो कि हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं था। हम बहुत मुश्किल से अपने आप को ही सर्वाइव कर पा रहे थे इस एग्रीकल्चर के अंदर। फोर्थ हमारे पास था इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस से हमारे पास क्या मतलब है कि हम किसी भी तरह का कोई कैपिटल गुड्स जो थे वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे थे। हैवी इंडस्ट्री हमारे यहाँ पर किसी भी तरह की नहीं थी। मशीन्स को प्रोडक्शन नहीं किया जाता था। स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज जो थी वो ब्रिटिश ने ख़त्म कर दी थी। कैपिटल गुड्स की जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो सारे के सारे डिपेंडेंट थी हमारे पास ब्रिटेन के ऊपर, कि हमें ब्रिटेन से गुड्स कैपिटल गुड्स को जो था वो परचेज करना पड़ता था। ठीक है। फिर रैम्पेंट पॉवर्टी, कि अब आपके पास ना एग्रीकल्चर है, ना कोई किसी तरह की कोई इंडस्ट्री है, सिर्फ 2 टाइम का खाना खाने के लिए भी आपके पास पैसे नहीं होते थे। तो पॉवर्टी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी इंडिया के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर, ना किसी तरह की रोड्स थी, ना किसी तरह का कम्युनिकेशन था, ट्रांसपोर्ट नहीं था, पावर जनरेशन का नहीं था, किसी भी तरह की फैसिलिटी हम लोगों के पास 1947 के अंदर नहीं थी। तो जितने भी रोड्स हमारे पास बने हुए थे वो सारे के सारे रोड कच्चे ही रोड थे। पक्के रोड सिर्फ हमारे पास 155 किलोमीटर के रोड पक्के रोड्स थे, जो पक्का रोड हमारे पास था। बाकी सारे के सारे आपके पास कच्चे रोड ही थे, पक्का रोड कोई भी नहीं था। फिर जितना भी हम एक्सक्यूज मी डिपेंड। सर। हाँ जी। सर आज के लिए थोड़ा कम टॉपिक करवा दो, हमारा कल अकाउंट्स का टेस्ट है, फिर रह जाएगा ये। बस ये 2 पॉइंट्स और रह गए हैं, 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट और हैं, उसके बाद खत्म है। सारे पॉइंट इंटर रिलेटेड ही हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, कि हमें कोई भी चीज़ इंपोर्ट करनी होती थी, चाहे वो मेडिसिन हैं, केरोसिन ऑयल है, बाइसिकल्स हैं, किसी भी तरह का कैपिटल गुड जो है हमारे पास, वो सारा का सारा हमारे पास मशीनरी इंपोर्ट की जाती थी, क्योंकि हमारा यहाँ पर किसी तरह कोई प्रोडक्शन होता नहीं था। फिर हमारे पास था लिमिटेड अर्बनाइजेशन, कि शहरी जो विकास था उसको नहीं डेवलप किया गया था। सिर्फ 14% पॉपुलेशन जो थी वो अर्बन एरियाज के अंदर रहती थी, बाकी 86% पॉपुलेशन जो थी वो रूरल एरिया के अंदर रहती थी, क्योंकि उनके पास किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो अर्बन में जा करके काम कर सके। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का मतलब हमारे पास होता है कि हमारे पास ना तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी रह गई थी, ना ही हमारे पास कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी रह गई थी। हमारी जो इकोनॉमी थी वो एक तरह की मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे पास हो गई थी, जिसके अंदर हम जो थे ना तो पूरी तरीके से कैपिटलिस्टिक बन पाए, ना ही पूरी तरीके से जो थे इकोनॉमिस्ट बन पाए। तो प्रोडक्शन जो था हमारे पास किसी भी चीज़ का वो बहुत लो लेवल का प्रोडक्शन हमारे पास था, और उस लो लेवल प्रोडक्शन की वजह से हमारी जो बैकवर्डनेस थी वो बैकवर्डनेस धीरे धीरे करके बढ़ती चली गई। लास्ट पॉइंट आपके पास है कॉलोनियल इकोनॉमी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी के ऊपर ब्रिटिश लोगों ने राज किया था, तो अभी भी हम सारे के सारे जो रूल्स थे वो ब्रिटिश लोगों के ही मान रहे थे। हम जितने भी टैक्सेस थे वो सारे के सारे टैक्सेस डोमेस्टिक इकोनॉमी के ऊपर करते जा रहे थे। डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो थी उस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर हम टैक्सेस लगाते जा रहे थे, क्योंकि हमें ये लगता था कि उन टैक्सेस से हमारे को कुछ इनकम होएगी। पर एक्चुअल के अंदर गवर्नमेंट को क्या चाहिए था कि उस टाइम पे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए टैक्सेस को रिमूव कर दें। दूसरा, इंडियन इकोनॉमी जो थी वो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया था ब्रिटिश ने। उसकी वजह से क्या हुआ था कि आपके पास जो एक्सपोर्ट थे रॉ मटेरियल का वो ड्यूटी फ्री कर दिया था, तो उस वजह से इंडियन इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज थे वो रिसोर्सेज ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए थे ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ ने। जितना भी आपके पास रॉ मटेरियल था वो रॉ मटेरियल धीरे धीरे करके सारा का सारा वो ब्रिटेन के अंदर ले जा चुके थे। तीसरा, जितने भी आपके पास इंडिया का हैंडीक्राफ्ट था, जितने भी आर्टिस्टिक वर्क था, वो सारा का सारा धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया गया था एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। तो वो कॉटेज इंडस्ट्री हमारे पास ख़त्म हो गई थी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की। तो ये आपके पास